हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियो के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। तो आज हम हमारे कास्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए पैटर्न एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय पैटर्न, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। पैटर्न इज अ रिप्लिका ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट विथ सम अलाउंसेस। अगर फाइनल प्रोडक्ट का कोई शेप है, कोई साइज है, उस साइज का, उस शेप का सेम हमारे पास एक डुप्लीकेट होता है जिसे हम पैटर्न बोलते हैं, और पैटर्न का यूज करके ही हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो पैटर्न पे सम अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। वो कौन कौन से अलाउंसेस है और उसका पर्पज क्या है, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पैटर्न तो हो गया। तो अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस इज समथिंग दैट इज अलाउड यू, समथिंग दैट इज अलाउड यू फॉर अ स्पेशल पर्पज। किसी स्पेशल पर्पज के लिए हमें कुछ अलाउ किया जाता है, उसे हम अलाउंस बोलते हैं इन जनरल टर्म्स। अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलना है तो सम डेविएशन अलाउड यू टू इंप्रूव द क्वालिटी और एग्जैक्ट और टू मेंटेन एग्जैक्ट साइज ऑफ अ प्रोडक्ट, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड अलाउंसेस। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को, इंजीनियरिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो किसी प्रोडक्ट को एग्जैक्ट साइज मेंटेन करने के लिए, एग्जैक्ट शेप मेंटेन करने के लिए, या फिर उसके प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ये जो स्पेशल पर्पस है उसे मेंटेन करने के लिए हमें कुछ अलाउ किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अलाउ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये भी आपको बताया था, आप जो कास्टिंग प्रोसेस है वो कुल्फी के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो कुल्फी में भी जनरली आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का एक उनके पास कैविटी होता है जिसे हम हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में पैटर्न बोलते हैं। ओके, अब इसमें भी कुछ अलाउंसेस होते हैं। वो बनाना चाहता है इतना एग्जैक्ट साइज उसको चाहिए कुल्फी का, यहाँ से नीचे वाला पोर्शन, बट वो फिल करता है वॉल्यूम यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम का डिफरेंस होगा उसे हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं श्रिंक। और इसे हम कास्टिंग प्रोसेस में बोलेंगे श्रिंकेज अलाउंसेस। मतलब हमें चाहिए था इतना प्रोडक्ट, लेकिन हमें वॉल्यूम फिल करना पड़ा इतना, तो ये इतने से इतना, यहाँ से यहाँ तक श्रिंक होगा, तो इसे हम बोलेंगे श्रिंकेज अलाउंसेस। ये तो फर्स्ट अलाउंसेस हो गया हमारा। सेकेंड, जब हम इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे और इसको निकालना चाहेंगे, तो आपने देखा होगा वो जो कुल्फी वाला होता है वो उस पैटर्न को हिलाता है, ताकि इस मिक्सचर और इस पैटर्न के बीच में कुछ गैप क्रिएट हो जाए, और इस गैप क्रिएट होने की वजह से वो इसे इजीली तरीके से उस पैटर्न से बाहर निकाल सकता है। तो दूसरा जो सेकिंग होगा, वो जो उसको सेक करेगा उसे हम बोलेंगे सेकिंग, या फिर हम उसे हमारी लैंग्वेज में बोलेंगे रैपिंग अलाउंसेस। सेकेंड अलाउंसेस जो देखने वाले हैं वो है रैपिंग और सेकिंग अलाउंसेस। थर्ड, अब ये इसको स्टिक लगा के जब खींचेगा तो आपने देखा होगा उसमें जो शेप होगा कुल्फी का वो कुछ इस तरह का होता है, नीचे छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है, यहाँ पर स्टिक लगा हुआ होता है। वो एग्जैक्टली ऐसा शेप नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा शेप बनाएगा तो वो ऊपर लेने की कोशिश करेगा तो वो उसका कुल्फी टूट जाता है, इसलिए वो उसे यहाँ पे सब टेपर दे देता है, और इसे ही हम देखने वाले हैं, और इसे हम बोलेंगे टेपर अलाउंसेस। इसे हम बोलेंगे टेपर या ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो यहाँ पे थर्ड हम जो अलाउंसेस देखने वाले हैं वो टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस। फोर्थ अलाउंसेस हमारे पास हम जो देखने वाले हैं वो है मशीनिंग अलाउंसेस। क्या होगा, जब हमें कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस प्रोडक्ट को फिर फिनिशिंग देने के लिए, उसके कुछ मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए जो अलाउंस देंगे उसे बोलेंगे मशीनिंग अलाउंस। और फिफ्थ जो हमारे पास अलाउंसेस होगा वो होगा डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। ओके, ये शेप के बारे में बताता है। शेप को एग्जैक्ट शेप मेंटेन करने के लिए डिस्टॉर्शन अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाने थे। तो ये 5 टाइप के अलाउंसेस है, या इस लेक्चर में हम काफी डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट अलाउंसेस है हमारे पास श्रिंकेज अलाउंसेस। तो श्रिंकेज अलाउंसेस क्या होता है? जब हम किसी मेटल को मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं, मेल्ट करते हैं, और फिर उसको हमें रिक्वायर्ड कैविटी में डाल देते हैं, तो वो सॉलिडिफाई होता है, और सॉलिडिफाई होने के टाइम्स वो कुछ श्रिंक हो जाता है, उसका वॉल्यूम में कुछ कम हो जाता है। तो उस कम हुए वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं अलाउंसेस। उस कम हुए वॉल्यूम को हम फिलअप करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करेंगे और उसे बोलेंगे हम श्रिंकेज अलाउंसेस। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर, और यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइम। ओके, ये दो चीज मैंने यहाँ पे ली है श्रिंकेज अलाउंसेस को समझने के लिए। अब मान लीजिए फर्स्ट मेरे पास इस टेम्परेचर पे मेरे पास एक मेटल है जो इस टेम्परेचर पे
मेल्ट हो जाता है तो मैं लेता हूँ मेल्टिंग टेम्परेचर। मतलब इस फेज में यहाँ पे हमें जो लिक्विड है वो मेल्ट कंडीशन में है। कपल ऑफ फेज जो लिक्विड लेके आएंगे वो लिक्विड फेज, जो मेटल लेके आएंगे वो लिक्विड फेज में होगा, तो उसको मेल्टिंग टेम्परेचर पे उसको मेंटेन किया हुआ होगा। अब इसको जब मैं ठंडा करने की कोशिश करूंगा, जब मैं कैविटी में डालूंगा और ठंडा करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ रहा है, और टेम्परेचर मैं ठंडा कर रहा हूँ तो टेम्परेचर घट रहा है। अब ये यहाँ पे प्योर लिक्विड फेज में था। अब इसका टेम्परेचर घटते 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 एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, एक टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिलेगा जिसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग टेम्परेचर। और इस पॉइंट पे ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए सॉलिड में। अब ये लिक्विड प्योर लिक्विड था तो ये इस पॉइंट पे सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये इसमें कुछ लिक्विड भी होगा, कुछ सॉलिड भी होगा, मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होगा। अब फिर से यहाँ से जितना हीट निकालते निकालते हमें और एक पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट के नीचे अगर मैं इसका हीट निकालता हूँ तो ये प्योर सॉलिड में, ये इस स्टेज पे प्योर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैं इसका टेम्परेचर हीट यहाँ से निकाल लेता हूँ तो मुझे ये प्योर सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो लिक्विड में सॉलिड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे जैसे ठंडा करेंगे तो उसमें ये प्रोसेसेस होती है। प्योर सब्सटेंस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम वाटर को आइस में या आइस को वेपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेंसिबल हीटिंग, लैटिंग हीटिंग का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे लगता है। तो ये लिक्विड को मैंने सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको बताया। अब यहाँ पे लिक्विड इस पॉइंट तक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग टेम्परेचर आएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। एक पॉइंट पे पूरा सॉलिड होगा, फिर मैं उसको टेम्परेचर घटा दूंगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके आऊँगा, तो मैं इस टेम्परेचर को बोलता हूँ रूम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को मैं बोलूँगा रूम टेम्परेचर। तो ये होता है हमारा कास्टिंग प्रोसेस में सॉलिडिफिकेशन। ओके, लिक्विड डालेंगे तो वो सॉलिडिफाई होते होते ये स्टेप लेते हुए सॉलिड हो जाएगा। अब ये जो लिक्विड से सॉलिड होने तक, लिक्विड से सॉलिड होने तक जो श्रिंकेज होगा वो प्रोवाइड करता है राइजर। लिक्विड से सॉलिड होने तक जो श्रिंकेज होगा, इसमें जो श्रिंकेज होगा, इसमें जो श्रिंकेज होगा, वो प्रोवाइड करता है हमारा राइजर, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में राइजर बताया था। राइजर क्या होता है और राइजर का फंक्शन भी बताया था। तो राइजर 2 टाइप का श्रिंकेज अलाउंसेस को कवर करता है, एक लिक्विड श्रिंकेज अलाउंसेस और सेकेंड लिक्विड प्लस सॉलिड, जब तक सॉलिड नहीं होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे तो उसका भी अलाउंसेस जो श्रिंक होगा उसको भी कवर करता है राइजर। तो राइजर के 2 फंक्शंस, 2 अलाउंसेस राइजर को कवर करता है। फर्स्ट जो हमारे पास श्रिंकेज अलाउंस होता है उसे हम बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज अलाउंसेस। ओके, लिक्विड श्रिंकेज। सेकेंड जो होता है वो होता है सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और थर्ड जो श्रिंकेज में अलाउंसेस होता है वो होता है सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज। ओके, तो श्रिंकेज अलाउंसेस मतलब मेटल का कम हो जाना, उसके वॉल्यूम में कम आ जाना। जैसे कि अगर मैं इस साइज का कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं और मैं इसमें कोई लिक्विड डाल देता हूं, जब मैं इसमें कोई लिक्विड डाल देता हूं और जब यह सॉलिडिफाई होगा तो इसके साइज में कुछ कमी हो जाएगी, उसका साइज कम। मान लीजिए ये 25 mm था और ये लिक्विड केस में था इसका वॉल्यूम, और जब ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो ये इसका डायमीटर मुझे 24 mm मिलेगा। मतलब ये 1 mm जो कम हो रहा है इसको हम बोलेंगे श्रिंकेज। अब लिक्विड से सॉलिड होने में उसका वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है, तो इसके लिए आपको मेरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन वाला लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया कि कोई लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम में कम हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, तो उसका रीजन भी वहाँ पे मैंने बताया है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि लिक्विड में सॉलिड होने पे श्रिंकेज आ जाएगा, श्रिंकेज आने जैसे उसका मेटल कम हो जाएगा। अब लिक्विड की केस में यहाँ से यहाँ टेम्परेचर डाउन होगा, यहाँ से यहाँ होगा, तब तक हमारा राइजर हमें हेल्प करेगा। राइजर उस अलाउंसेस को निगलेक्ट कर देगा, क्योंकि राइजर के फंक्शन में आगे भी देखेंगे हम राइजर के फंक्शन। जनरली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब ये ऐसा कैविटी है, यहाँ पे राइजर लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी मोल्टन मेटल होता है, यहाँ पे भी मोल्टन मेटल होता है। अब ये लिक्विड होगा, लिक्विड से ये जब सॉलिडिफाई होगा,
सॉलिड में होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये इस मेटल को कम कर देगा, यहाँ के वॉल्यूम को कम कर देगा, और जो कम हुआ हुआ वॉल्यूम है जब तक लिक्विड फेज में है तब तक ये राइजर फिर से इसे मेटल प्रोवाइड करेगा, फिर से इसे वो मोल्टन मेटल प्रोवाइड करेगा ताकि ये कैविटी सॉलिडिफाई होने तक कंटिन्यूअसली फिलअप रहे। तो एक राइजर जो होगा वो लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज प्रोवाइड करता है, और जो सॉलिड श्रिंकेज है इसके लिए हम अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं श्रिंकेज अलाउंसेस। इस दोनों के लिए अलाउंसेस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि राइजर इस दोनों अलाउंसेस को, लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, इसको राइजर कंपनसेट कर देता है। राइजर उसको जितना कम हुआ वॉल्यूम होगा उसको राइजर सप्लाई करेगा। खाली ये जो सॉलिड श्रिंकेज होगा, जब मेटल को हम सॉलिड स्टेट से रूम टेम्परेचर तक सॉलिडिफाई करेंगे उस दौरान जो मेटल का श्रिंकेज होगा उसे प्रोवाइड करने के लिए हमें पर्टिकुलर अलाउंसेस वहाँ पे देना पड़ता है। तो अब हम देख लेते हैं, मुझे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाला हुआ है, इससे आपको श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो एक मेरे पास कैविटी बना हुआ है उसके अंदर भी मुझे एक हॉलो कैविटी बनाना है जो कि हम कोर का यूज करके बना सकते हैं, और ये बाहर का मेरा पूरा पैटर्न है। इस पैटर्न पे मैं अलाउंसेस देना चाहता हूँ, तो इस पैटर्न से मैं कोई प्रोडक्ट केयर करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास उसका कुछ एक्सटर्नल डायमीटर है और ये मेरा इसका इंटरनल डायमीटर है। इस टाइप का ये जो होगा वो एक्सटर्नल है, ये जो है इंटरनल डायमीटर है। अब जब मैं इस कैविटी में लिक्विड मेटल डाल देता हूँ, लिक्विड को मैं यहाँ पे लिक्विड मेटल को डाल देता हूँ, और ये जब सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगा, सॉलिड होने की कोशिश करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, श्रिंकेज होगा, कम होने वॉल्यूम कम करने की कोशिश करेंगे मेटल, वो अपने मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। अब ये कम करने की कोशिश करेंगी तो ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है, जो एक्सटर्नल डायमीटर है ये कम होगा, एक्सटर्नल डायमीटर है ये कम होगा श्रिंकेज की वजह से। ओके, तो मतलब ये मेरा मुझे रिक्वायर्ड यहाँ था इतना डायमीटर था, मान लीजिए ये मुझे रिक्वायर्ड 25 mm था। ओके, इसका रिक्वायर्ड डायमीटर मुझे 25 mm था फाइनल प्रोडक्ट का। तो ये मेरे पास पैटर्न है, यहाँ पे मैंने लिक्विड डाल दिया, अगर 25 का मैंने पैटर्न बनाया इसमें लिक्विड डाल दिया। अब ये श्रिंकेज होते होते जब ये सॉलिड में होगा तो ये इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो कम होगा, एक्सटर्नल डायमीटर कम होते होते ये कुछ इस तरह का शेप ले लेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ से इतना एक्सटर्नल डायमीटर इसका कम होगा, एक्सटर्नल डायमीटर कम होगा, एक्सटर्नल डायमीटर सॉलिडिफिकेशन के बाद कम होगा और मुझे 25 mm का ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट मुझे चाहिए 25 mm का, 1 mm मुझे यहाँ पे कम मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल में मैं अलाउंसेस को प्लस कर दूंगा, मतलब मुझे रिक्वायर्ड 25 mm है तो मैं इसमें अलाउंसेस प्लस कर दूंगा, मतलब मैं बड़े कैविटी का यहाँ पे एक्सटर्नल बनाऊंगा 26 mm का बनाऊंगा और एक 1 mm कम हो जाएगा तो मुझे 25 मिलेगा। मतलब जब हम एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करेंगे तो श्रिंकेज अलाउंसेस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, श्रिंकेज अलाउंसेस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। मतलब मुझे एक्सटर्नल डायमीटर 25 mm चाहिए तो मैं इसमें अलाउंसेस ऐड कर दूंगा। अब वो डिपेंड करेंगे वो मटेरियल कौन सा है, उसका साइज क्या है, शेप क्या है उस पर, बट मैं जनरली लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अलाउंसेस ऐड करके जो एक्सटर्नल डायमीटर होगा उसका पैटर्न का मेरे पास वो मैं 26 mm लूँगा, मैं यहाँ पे अलाउंसेस ऐड कर दूंगा। अब ये अंदर वाला पोर्शन है, इंटरनल कैविटी है। अब इंटरनल कैविटी जब ये लिक्विड इसके साइड में है, जब ये सॉलिडिफाई होना जाएगा तो ये भी इसको इस तरफ खींचेगा, श्रिंक करेगा, तो इसका डायमीटर मुझे बड़ा हुआ मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट है उसका डायमीटर मुझे बड़ा हुआ मिलेगा। मुझे चाहिए था इतना ही, बट श्रिंकेज होने के बाद इसका डायमीटर बढ़ जाता है। इंटरनल है तो उसका डायमीटर बढ़ेगा, एक्सटर्नल है तो उसका डायमीटर कम होगा। अगर एक्सटर्नल है तो हम उसमें डायमीटर ऐड करके उस अलाउंसेस में उसका डायमीटर ऐड करेंगे, इंटरनल है तो उसको कम लेंगे। मान लीजिए मुझे कोई इंटरनल डायमीटर चाहिए था 20 mm का इंटरनल डायमीटर चाहिए था, तो मैं पैटर्न का डायमीटर है वो मैं 19 mm लूँगा,
वो मैं 19 mm लूँगा। क्यों? कि ये मेरा इंटरनल डायमीटर है। अब जब श्रिंकेज होगा तो ये इस डायमीटर को यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसको इस तरफ खींचेंगे, मतलब इसका डायमीटर को बढ़ा देंगे। अगर इंटरनल है तो हम निगेटिव अलाउंसेस ले लेते हैं, एक्सटर्नल है तो अलाउंसेस हम ऐड कर लेते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर एक्सटर्नल है तो उस केस में श्रिंकेज अलाउंसेस हम ऐड कर देते हैं, और अगर इंटरनल कुछ कैविटी है तो उस केस में हम श्रिंकेज अलाउंसेस को माइनस कर देते हैं। अब कुछ मटेरियल्स है, मेटल्स है, वो श्रिंकेज अलाउंस को कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में देखेंगे। वो आपको एमसीक्यू टाइप या गेट या किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। जो एल्युमिनियम होता है उसका लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम, जो मेटल में एल्युमिनियम है, उसका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी है वो लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो राइजर का वॉल्यूम हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो कास्टिंग के केस में सबसे ज़्यादा राइजर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रखना चाहिए जब हमारे पास एल्युमिनियम का मेटल है, जब हमारे पास एल्युमिनियम है, क्योंकि एल्युमिनियम को लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो राइजर का साइज हमें यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। सेकेंड, हमारे पास अगर ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है, तो ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज है तो ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई मेटल लिक्विड में है और उसको हम सॉलिडिफाई करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। बट ये ग्रे कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है, मान लीजिए इतना वॉल्यूम है, अगर मैं ये इसको सॉलिडिफाई करता हूँ तो ये कम होना चाहिए था इसका वॉल्यूम, बट ग्रे कास्ट आयरन हमारे पास ऐसा मेटल है उसका वॉल्यूम हमें बढ़ जाता है जब हम उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं। मतलब अपोजिट नेचर का है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन जब हम उसके सॉलिडिफाई करेंगे तो ये इसका एक्सपांशन हो जाता है ग्रे कास्ट आयरन में। ग्रे कास्ट आयरन में मेटल को जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्सपांशन हो जाता है, तो एक्सपांशन होता है ड्यू टू इसके जो कार्बन्स होते हैं वो फ्री फ्लो तो इसी वजह से अगर ग्रे कास्ट आयरन है तो हमें राइजर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। एक ऐसा मेटल है, याद रखिए ग्रे कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है, अगर हम इसकी कास्टिंग करेंगे तो हमें राइजर की नीड नहीं होती है, राइजर की नीड्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक्सपांड हो रहा है। राइजर कंपनसेशन के लिए होता है, इसमें कम पड़ा हुआ मेटल को और डालने के लिए राइजर दिया जाता है, बट ग्रे कास्ट आयरन खुद एक्सपांशन हो रहा है इसका, तो इसको और मेटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ग्रे कास्ट आयरन की केस में हम राइजर का यूज नहीं करते हैं। जनरली ग्रे कास्ट आयरन में हम निगेटिव श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, निगेटिव श्रिंकेज अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन की केस में। मतलब निगेटिव मतलब क्या है, हमें 26 mm का फाइनल प्रोडक्ट चाहिए और हम सिर्फ पैटर्न बनाते हैं 25 mm का, मतलब पैटर्न लेस है बट प्रोडक्ट, मोल्ड कैविटी का डायमीटर कम है बट प्रोडक्ट का जो डायमीटर है वो ज़्यादा मिलेगा, इसे कहते हैं निगेटिव अलाउंसेस। तो ग्रे कास्ट आयरन की केस में हम निगेटिव अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। थर्ड, इसमें मेटल देखेंगे हम, जो कास्ट आयरन होता है उसमें जनरली हम 10 mm पर मीटर श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे पास स्टील है तो स्टील को हम प्रोवाइड करते हैं 20 mm पर मीटर श्रिंकेज अलाउंसेस। और याद रखिएगा ये सब अलाउंसेस में सबसे ज़्यादा श्रिंकेज, टोटल श्रिंकेज की बात करेंगे तो स्टील में सबसे ज़्यादा श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज अलाउंस स्टील में सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अगर पर्टिकुलर लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज की बात करेंगे तो एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है। और एक मेटल है बिस्मथ नाम का, इसको निग्लिजिबल श्रिंकेज अलाउंस होता है, मतलब जीरो श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे
एग्जाम पॉइंट ऑफ के व्यू से, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो सेकेंड जो अलाउंसेस है हमारे पास वो है ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। अब इसका यूज किया जाता है फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। तो मोल्ड कैविटी से हमें पैटर्न को इजी निकालने के लिए हम उसमें कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे, उसे हम बोलेंगे ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं इस टाइप का कुछ कैविटी बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ ऐसा ही यहाँ पे पैटर्न नहीं बनाऊंगा। अगर ऐसा पैटर्न बनाऊंगा तो उस पैटर्न को निकालने के टाइम इसके साइड में जो सैंड होगा, इसका जो मोल्ड का कैविटी होगा वो कैविटी डैमेज होगा, क्योंकि उसका कांटेक्ट ज़्यादा है। तो अगर मैं उसको निकालना चाहूँगा तो उसका साइड में डैमेज हो जाएगा। तो मैं इसके लिए इसे थोड़ा सा टेपर दे देता हूँ, इस साइड में भी और इस साइड में मैं उसको थोड़ा सा टेपर यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो हमारा मेटल होगा उसे हम इजी तरीके से, पैटर्न होगा इसे इजी तरीके से रिमूव कर सकते। तो ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी से इजी तरीके से पैटर्न को निकालने के लिए ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस दिया जाता है। तो टेपर अलाउंसेस जनरली 0.5 टू 2 डिग्री तक टेपर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। 0.5 टू 2 डिग्री का टेपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जब हमारे पास वुड का पैटर्न होगा तो उसे हम ज़्यादा टेपर या ड्राफ्ट अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वुड का, अगर ये मेरे पास वुड का पैटर्न है तो ये इसके साइड में चिपक जाएगा, उसका जो एडेसिव फोर्स होगा उस मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा होता है, ये चिपकने की कोशिश ज़्यादा करता है। तो इसीलिए हमें वुड की केस में, अगर हमारा पैटर्न वुड है तो वुड की केस में हम उस पैटर्न में ज़्यादा अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं टेपर, अगर एज कंपेयर टू मेटल पैटर्न। वुड पैटर्न रिक्वायर्ड मोर टेपर अलाउंसेस, wood pattern required more taper allowances than metal। अगर मेटल पैटर्न से वुड पैटर्न है तो वुड पैटर्न में हमें टेपर अलाउंसेस ज़्यादा देना पड़ेगा, मोर देने पड़ेंगे। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेपर और ड्राफ्ट अलाउंसेस में। थर्ड, अगर कोई इंटरनल कैविटी है, ये इंटरनल कैविटी है मतलब इस पैटर्न के अंदर है, तो उस केस में भी इंटरनल कैविटी रिक्वायर्ड मोर टेपर अलाउंसेस, तो इंटरनल कैविटी होगी तो उस केस में हमें मोर टेपर अलाउंसेस प्रोवाइड करने होंगे एज कंपेयर टू एक्सटर्नल पैटर्न। अगर इंटरनल कोई कैविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो इसमें टेपर लगेगा। मान लीजिए मैं इस टाइप का यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 5 डिग्री का टेपर देना पड़ेगा, और सेम अगर यही प्रोडक्ट में यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, एक्सटर्नली बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो टेपर लगेगा वो 4 डिग्री का लगेगा। मतलब इंटरनल कैविटी और इंटरनल प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड मोर टेपर अलाउंसेस देन एक्सटर्नल, और वुडन पैटर्न रिक्वायर मोर टेपरिंग अलाउंसेस देन मेटल पैटर्न। जनरली टेपर है वो 0.5 टू 2 डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, और टेपर अलाउंसेस और टेपर ड्राफ्ट अलाउंसेस का फंक्शन होता है, इट इज यूज टू इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी को बिना डैमेज किए हुए इजी तरीके से हम उस पैटर्न को निकालने के लिए हम टेपर अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास अलाउंस है वो है मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस। तो जब हम कास्टिंग के फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, जब हम उसके पैटर्न से निकाल लेते हैं, मोल्ड से निकाल लेते हैं, तो उसका जो फिनिशिंग होता है, सरफेस फिनिशिंग होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कास्टिंग हैज़ अ पुअर सरफेस फिनिश। ये कास्टिंग का ड्रॉबैक है, कास्टिंग प्रोसेस का ड्रॉबैक है कि उसका सरफेस फिनिश इतना अच्छा नहीं होता है। तो उसको सरफेस फिनिश करने के लिए या फिर और भी कुछ मशीनिंग अलाउंसेस हम उस प्रोडक्ट पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ अलाउंसेस वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लीजिए ये मेरा कास्टिंग का प्रोडक्ट है, अब इसका सरफेस फिनिश कुछ अच्छा नहीं है, तो उस केस में हम इसे फिनिश करना चाहते हैं, और इसके लिए हम कुछ अलाउंसेस पहले ही उस पैटर्न पे ऐड कर देते हैं। हमें चाहिए होता ऐसा प्रोडक्ट और हम बनाते हैं कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट। तो ये यहाँ से जो रेड पेन से ये जो यहाँ इतना मटेरियल एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड किया है, इसे हम मशीनिंग प्रोसेस करके निकाल लेंगे। इसे हम बोलेंगे मशीनिंग अलाउंसेस। मतलब ये इतना पार्ट जब निकालेगा तो उसे हम बोलेंगे मशीनिंग अलाउंसेस, और ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर स्मूथ सरफेस जनरेट करने के लिए। अब स्मूथ सरफेस ये
यहाँ ये जो लाइन होगा ये पुअर सरफेस मान लीजिए, ऐसा कुछ शेप हमें मिलेगा और हम इसे फिनिशिंग करके एक एग्जैक्ट गुड शेप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आफ्टर मशीनिंग। तो इसके लिए भी मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मशीनिंग अलाउंसेस भी एक पॉजिटिव टाइप का अलाउंसेस है, मतलब हमें ज़्यादा डायमेंशन का पैटर्न बनाना पड़ेगा। 25 mm डायमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 26 mm पैटर्न हमें वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यह था मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फेरस मटेरियल जो होते हैं हमारे पास, फेरस मटेरियल जो होते हैं उसको मशीनिंग करने के लिए ज़्यादा अलाउंसेस लगते हैं। तो फेरस मटेरियल रिक्वायर्ड मोर मशीनिंग अलाउंसेस दैन नॉन फेरस मटेरियल। तो फेरस मटेरियल के लिए हम ज़्यादा अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल रिक्वायर्ड मोर मशीनिंग अलाउंसेस दैन नॉन फेरस मटेरियल। फोर्थ अलाउंस है हमारे पास सेक और रैपिंग अलाउंसेस। अब जब हम इस मोल्ड में ये कुछ पैटर्न इंसर्ट कर देते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कुछ पैटर्न है, मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, इसमें सैंड डालता हूँ और उस सैंड को हम रैमिंग कर लेते हैं। और रैमिंग करने से ये इसका जो सरफेस होगा, ये जो पैटर्न का सरफेस होगा, इस सरफेस पे वो सैंड आके चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। तो सैंड इस पैटर्न पे स्टिक हो जाती है और हम इस पैटर्न को जब रिमूव करने चाहते हैं तो हम इजी तरीके से नहीं कर सकते ड्यू टू द स्टिकिंग ऑफ सैंड। तो इस सैंड को निकालने के लिए हम इस पैटर्न को पहले किसी टूल में पकड़ के थोड़ा सा ऐसा हिलाते हैं, इसको सेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा हिलाते हैं, इसको थोड़ा मूवमेंट दे देते हैं, हम इसको ऐसा थोड़ा हिलाते हैं। तो हिलाने से क्या होता है, इसमें जो सैंड चिपका हुआ होता है वो सैंड निकल जाता है और एक गैप क्रिएट हो जाता है इस मोल्ड और पैटर्न के बीच में। अब गैप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से ऐसा इतना नहीं होता है लेकिन मैं दिखाने के लिए, आपको समझने के लिए बोलता हूँ। जब मैं इसको ऐसे हिलाता हूँ तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। इस गैप की वजह से हम इस पैटर्न को इजी तरीके से विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी निकाल सकते हैं। और उस जो गैप क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं शेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। क्योंकि हम उसको सेक कर रहे हैं और सेक करने से हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो इसका साइज इतना ही था, और बट हम सेक करने से उस मोल्ड कैविटी का साइज है वो बढ़ जाता है। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक और रैपिंग अलाउंसेस में ये होता है, ये जो है वो निगेटिव अलाउंसेस है, निगेटिव अलाउंस। बाकी के पॉजिटिव अलाउंसेस से इंटरनल सरफेस के केस में श्रिंकेज अलाउंस निगेटिव होता है और सेक अलाउंस और रैपिंग अलाउंसेस हमेशा निगेटिव होते हैं। अब हमें चाहिए था, हमें पैटर्न इंसर्ट कर दिया ये वाला इतने साइज का, ये मेरा पैटर्न था, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। बट मैं इसको जब सेक करता हूँ तो मुझे कैविटी इस पैटर्न के साइज से बड़ा हुआ मिलता है, मतलब हमें पैटर्न का साइज है वो कम करना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा, निगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। तो सेक और रैपिंग अलाउंसेस है वो निगेटिव अलाउंसेस है और इसे हम प्रोवाइड करते हैं इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड। फिफ्थ जो अलाउंस है हमारे पास वो है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। तो इसको समझते हैं, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस की प्रोवाइड करने की नीड क्यों होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक फाइनल प्रोडक्ट है, उसका शेप इरेगुलर है, मतलब ऐसा कुछ शेप है मेरे पास, ऐसा कुछ शेप है जो मैं फाइनल प्रोडक्ट है उसका कुछ मेरे पास ऐसा शेप है, मतलब यहाँ पे उसका शेप अलग है, यहाँ पे शेप अलग है। तो इसमें अनइवन कूलिंग होता है। सॉलिडिफिकेशन जब करेंगे तो ये ज़्यादा पार्ट है, ज़्यादा कूलिंग, मतलब कूलिंग रेट यहाँ पे अलग अलग होता है और कूलिंग रेट अलग होने से ये जो पार्ट है इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब ज़्यादा कूलिंग होगा। तो ये मुझे चाहिए था ऐसा, मतलब ये मेरा अगर फाइनल प्रोडक्ट चाहिए मुझे, अगर इसमें कूलिंग करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ शेप होगा इसका। अगर इसको कूलिंग करते टाइम अनइवन कूलिंग होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल्दी ठंडा होने से इसका साइज में कुछ ऐसा, मुझे इसका साइज है वो डिस्टॉर्शन हुआ मिलेगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मैं तो चाहता था ऐसा साइज, बट मुझे मिला है कुछ इस तरफ का साइज, डिस्टॉर्ट हुआ है।
ड्यू टू अनइवन कूलिंग रेट, अनइवन कूलिंग रेट होने की वजह से इसमें कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, वो स्ट्रेसेस उस पार्ट को बेंड कर देंगे और उस बेंड को ही हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंसेस। अब इसको निगलेक्ट करने के लिए ये जो मुझे स्ट्रेट प्रोडक्ट चाहिए और ये आफ्टर कूलिंग मुझे मिलता है ऐसा बेंड हुआ मिल रहा है। अब मुझे चाहिए ऐसा स्ट्रेट प्रोडक्ट, तो मैं इसके अपोजिट डिस्टॉर्शन जिस डायरेक्शन में हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टॉर्शन अलाउंसेस दूंगा। मतलब ये जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था, तो मैं पैटर्न में ही ऐसा पैटर्न बनाऊंगा। मैं पैटर्न ही ऐसा इस टाइप का पैटर्न बनाऊंगा। ये एक्चुअली इतना नहीं होता है, लेकिन दिखाने के लिए मैंने इस टाइप का लिया है, बहुत माइनर होते हैं। ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, मुझे स्ट्रेट चाहिए था, थोड़ा सा कुछ 1-2 डिग्री का बेंड हो जाएगा, ये इतना नहीं होता है, तो दिखाने के लिए मैंने इतना लिया था। अब मैं पैटर्न इस तरफ का बनाऊंगा। अब इसमें जब सॉलिडिफाई होगा, जब इस पैटर्न को निकालूंगा, तो ये इस तरफ झुक रहा था, तो ये झुकते झुकते इससे मैच हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसी पैटर्न को, उसी अलाउंसेस को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। ये डिपेंड होता है लेंथ टू थिकनेस, ये डिपेंड होता है रेशियो ऑफ लेंथ एंड थिकनेस, मतलब प्रोडक्ट का लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय उसका थिकनेस कितना है, उस पर डिपेंड होता है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। तो आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ड्यू टू अनइवन